Hello, dear friends. You are most welcome at Study with PN शर्मा. Dear friends, आज हम बात करेंगे ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जगह देखते होंगे काफ़ी लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसा लिखा जाता है, ऐसे में ये पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसे में प्रस्तावना, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, कारण, कई तरह की बातें होती है ऐसे को लेकर। अगर मानवीय के विषय हो रहते हैं तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, फिलोसफिकल विषय तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, साइंटिफिक विषय हो तो ये पॉइंट्स होने चाहिए। काफ़ी कई बार हमारा दिमाग करता है कि क्या लिखें। हमको पता सब रहता है बट कैसे हम लिखें। उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं खुद के द्वारा जो लिखे हुए ऐसे, जो 2018 के मेंस में जो ऐसे आए थे, दो ऐसे, उन दोनों ऐसे को मैंने कैसे लिखा है, उन सभी ऐसे के साथ हम बात करेंगे। मैंने ये ऐसे बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कोई भी ऐसा फिलोसॉफिकल बात हम खुद नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट पिन पॉइंट और विथ डाटा लॉजिक के साथ जब बात करेंगे तो आपको भी वो समझ में आएगा। तो फर्स्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ऐसे दृष्टि आईएएस, आप सब जानते होंगे दृष्टि द विजन, दृष्टि आईएएस जो हिंदी मीडियम की एक तरह से वाजीराम है। वाजीराम एंड रवि इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो हमारे लिए दृष्टि क्या है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बेहतर है। ये पीएन शर्मा का लोगो मैंने लगाया, तो ये मत समझना कि दृष्टि से मैंने कोई टाइप कर लिया, ऐसा नहीं है। 4 नवंबर 2018 को मैंने ये ऐसे दिया था, 17 को मुझे मिल गया था। ओके, पीएन शर्मा, प्रहलाद नारायण शर्मा, ये रोल नंबर। अब यहां देखते हैं परीक्षा का माध्यम लिखा हुआ आता है, जब भी हमारी कॉपी रहती है, ये मेरी सिग्नेचर। ओके, अधिकतम 2.5 घंटे का था, ये मीन्स 250 मार्क्स का था, 3 आवर्स, ये सभी लिखे हुए रहते हैं कॉपी पर। यहां पर क्या रहता है लिखा हुआ कि प्रवेश पत्र में प्रागतिक माध्यम में जो हमारे प्रवेश पत्र है उसी में निबंध लिखना आवश्यक है। अगर उस और प्राकृतिक माध्यम के अलावा जो प्राधिकृत माध्यम है, मीन्स ऑथराइज हमारा जो माध्यम है, उसके अलावा अगर हमने कहीं पे निबंध लिखा तो हमको अंक नहीं दिए जाएंगे। तो ये लिखा हुआ रहता है। शब्द सीमा के अनुसार होने चाहिए हमारे निबंध, और प्रश्न उत्तर सह उत्तिका में खाली जगह छोड़ देते हैं। अगर कोई प्रश्न खाली है तो पूर्णतः काट देना चाहिए। हमें आगे देखेंगे कि कैसे कैसे हमने किया है। ये इंग्लिश वर्जन है। टोटल 3 आवर्स, 250 मार्क्स। मुझे जो ऐसे में मिला है 250। यहां पर एक ऐसे में मुझे मिला था 70, एक में मिला 60। तो टोटल मेरे कितना आया है 130। अब ये भी देखेंगे हम, 130 मार्क्स मुझे मिला, कैसे मैं 150 या 160 मार्क्स तक इसमें ला सकता था, मेरी क्या कमियां रही उसको हम देखेंगे। या 70 मार्क्स आने के पीछे क्या रीजन रहा, या 60 मार्क्स आने के पीछे क्या रीजन रहा, ये हम देखेंगे। तो मूल्यांकन की प्रकृति जो दृष्टि लिखा है वो उसका निर्देश देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन करते समय परीक्षक समूह निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए काम करता है। तो ये आप पढ़ना एक बार। मूल्यांकन में अंकों का वही स्तर रखा जाना चाहिए जैसा यूपीएससी के परीक्षकों द्वारा होता है। फिर भी जो दृष्टि मार्किंग करता है तो कम से कम 10 से 15 मार्क्स, बहुत ज्यादा टफ मार्किंग होती है दृष्टि में, यह आप देखना कभी। दृष्टि में अब जैसे मैंने 130 मार्क्स का अगर किया है तो 140, अगर यही ऐसे मैं यूपीएससी में लिखता तो 140 तक चला जाता, क्योंकि दृष्टि वहां पर थोड़ा मार्किंग ठीक ठाक होता है। यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट है वो टाइट मार्किंग करते हैं। सामान्य अध्ययन का जो उत्तर हर दृष्टिकोण से सटीक और उत्कृष्ट है उसे अधिकतम 60 अंक, मीन्स आप देख लो कि 10 में से 6 मार्क्स मिलना यूपीएससी में मैक्सिमम है। आयोग कभी भी इतने से ज्यादा मार्क्स कभी नहीं देता। और अगर ऑप्शनल विषय है तो उनके और श्रेष्ठ निबंध जो है उसको 70% मार्क्स दिए जाते हैं। मीन्स आप यहां देख सकते हो कि अगर आपका सामान्य अध्ययन है तो मैक्सिमम मार्क्स में आपको मिलेगा 51 से 60% के बीच में। मीन्स आपको 10 में से 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो बहुत है, बल्ले बल्ले, डांस करने लायक आपके आंसर है। और यहां पर वैकल्पिक अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और निबंध है तो 61 to 70 हमारे कितने आए हैं, बहुत अच्छा, मीन्स वेरी गुड इस कैटेगरी में है। 51 से लेकर 60 के बीच में, मीन्स 250 में से 130। अब हम देखते हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं जिनको अपन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हमको आंसर लिखा जाना चाहिए। भाषा का प्रवाह, डायग्राम्स, नक्शे। तो यहां पर डायग्राम नक्शे हम कहां यूज नहीं कर सकते, ऐसे में ये सभी जीएस में यूटिलाइज किए जाते हैं हम। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट इन्होंने लाइन लिखी ये आप देखना क्या, कि टॉपर्स के अनुभव बताते हैं कि उत्तर की विषय वस्तु अच्छी होने पर आयोग के परीक्षक शब्द सीमा के थोड़े बहुत उल्लंघन पर अंक नहीं काटते हैं। मीन्स मेरा आपको कहना अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा निबंध आता है, बेहतर लिख सकते हो, तो अगर आप ज्यादा भी वर्ड्स लिख के आते हो, 100-200 वर्ड्स भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ये हम पूरा डाटा के साथ देखेंगे। अब ये 2018 का पेपर है मेंस का CS। यहां पर सेम वही सब बातें लिखी हुई जो दृष्टि में हमने शुरू में देखा है, सेम उसी टाइप से लिखा हुआ रहता है। अलाउड टाइम 3 आवर्स 250 इंग्लिश में वर्जन। अब ये देखते हैं यहां पर इनके सेक्शन, 2 सेक्शन आते हैं। हर सेक्शन को हमको करना रहता है, उसमें से एक निबंध मीन्स 125 इंटू 2, 2 अलग अलग सेक्शन है। कितने में लिखना है हमको? 1000 से लेकर 1200 वर्ड्स का हो। तो 1200 तक आदमी थक जाता है लिखता लिखता एक निबंध को, तो हो जाता है। देखो 2 निबंध होने चाहिए, 2 निबंध होने चाहिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 वर्ड्स का हो ईच। ऐसा नहीं कि टोटल एक निबंध 1000 से 1200 वर्ड्स का हो। 125 इंटू 2 250। अब सेक्शन ए था जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर ए क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट इंडिया। मीन्स इंडिया क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुमन्य है, तो कौन कौन सी ऐसी वैकल्पिक तकनीक हैं जो भारत को बचा सकती है। सेकंड है एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टॉपिक आ गए यहाँ पर। हर पर कहीं पर भी गरीबी, हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है, एक टॉपिक ये था। ये थोड़ा सा साइंटिफिक आ जाता है यहाँ पर। भारत में सीमा विवादों का प्रबंधन, ये भी थोड़ा सा साइंटिफिक और करंट का टॉपिक बन जाता है। तो ये दोनों, और ये आपका नॉलेज बेस है लेकिन ये फिलोसॉफिकल है। मैंने चुना है कौन सा? फर्स्ट। इस पर मैंने निबंध लिखा है जलवायु परिवर्तन के प्रति। तो देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंस, क्या आपके जो नॉलेज है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या कैसे करंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे निबंध में। सेक्शन बी में कौन कौन से निबंध है? रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं हो सकती। तो देखेंगे कि रूढ़िगत नैतिकता क्या होती है, आधुनिक जीवन क्या होता है, इसके बारे में मैंने निबंध लिखा है सेक्शन बी में। ये जो सेकंड मेरा जो निबंध है वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें लिखेंगे, उसमें देखेंगे हम उसको, क्योंकि आज बड़ा हो सकता है। अतीत मानवीय चेतना और मूल्यों का एक स्थायी आयाम है। अतीत मतलब जो चला गया। जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों हाथ धो बैठता है और यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि वह उसकी पुष्टि करता है। रियलिटी डज नॉट कन्फर्म द आइडियल्स बट कन्फर्म्स इट। तो ये मैंने फर्स्ट वाला 5th नंबर का, इसमें फर्स्ट, वहां पर भी फर्स्ट, यहां पर भी फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कैसे ऐसे लिखा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरी कॉपी मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सेक्शन ए मैंने पहले ही वहां पर फिक्स कर लिया कि मुझे कौन से पे ऐसे लिखना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया था जलवायु परिवर्तन पर प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीक। सबसे मैंने इसके ऊपर कोई प्रिपरेशन नहीं की थी पहली बार, क्योंकि जब भी जाते हैं हम दृष्टि में तो नया कोई ऐसे लिखने के लिए मिलता है तो पता नहीं रहता कि क्या ऐसे, वहीं पर जाके पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है और यही एग्जाम में होता है यूपीएससी के में। तो मैंने ये जब सेलेक्ट कर लिया तो हमेशा जब हमको ऐसे लिखना रहता है तो एक जरूर काम करना पड़ता है। वो क्या है? यहां पर हमारे पास रफ पेज रहता है। मेरा फिक्स है कि जब हमको एक ऐसे के लिए 1.5 घंटा मिल रहा है 1 and 5, मैं 15 से 20 मिनट मीन्स जो आधा घंटा 1.5 घंटा एक ऐसे का मिल रहा है, मैं उसमें से 15 से 20 मिनट किसमें लगाता हूं? एक आउटलाइन बनाने के लिए कि मैंने फॉर्मेट बना लिया। प्रस्तावना में मैं क्या करूंगा? जलवायु परिवर्तन लिखूंगा कि वहां ऑप्शन में जलवायु परिवर्तन है तो यहां पर अवांछित परिवर्तन जिससे पारिस्थितिक तंत्र खराब हो रहा है। क्या जलवायु परिवर्तन क्या है? बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन में छेद होना, ये सभी। अब ये आपको मेरे आंसर में भी दिखेंगे। फिर मैंने एग्रीमेंट कौन कौन है इसके लिए? क्योटो प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल, पेरिस क्लाइमेट डील, ये सभी अपन को लिखने हैं, मैंने देख लिया था। फिर देखेंगे कि यार भारत सुगम्य कैसे है इसके लिए। तो मैंने ये देखा कि भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन आता रहता है। अगर नॉर्थ जो ईस्ट वेस्टर्न वाला पार्ट देखें तो ये सुनम्य क्षेत्र है, यहाँ पर सूखा थार का रेगिस्तान है। अगर मैं नीचे की तरफ देखूं इंडिया में तो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर सुनामी, बाढ़ और भूस्खलन। तो एक दिमाग में इमेज बन गई कि सही में भारत क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए सुगम्य है। फिर भारत की जलवायु तो प्रॉब्लम्स का क्या आ रही है सुगम्य होने के कारण? प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, ये सभी। तो सूखा कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, रालेगांव, सिद्धि। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह का हम दे सकते हैं कि उन्होंने निर्मल भारत अभियान चलाया, तो ये सभी अपन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो बाढ़ है, यहाँ पर भूस्खलन है, ये रोड डेवलपमेंट के लिए हम पहाड़ों को काटते हैं। ओजोन क्या है? पूरे यहाँ पर जो पूरे यहाँ पर कंप्लीट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा था लेकिन फिर भी आगे आ जाएगा
यहां पर जो सुनामी है इसके लिए मैंने क्या लिखा है, अर्ली वार्निंग सिस्टम उड़ीसा में लाया गया था, इसका याद रखना। बाढ़, इसके लिए चाइना, बिम्स्टेक, BBIM, ब्रिक्स, इनके साथ हमने समझौते कर रखे हैं। बांध, सामुदायिक प्रयास करना, और सूखा के लिए क्या बनाना, क्रॉप वैरायटीज। यहां पर और क्या तकनीकी क्या हो सकती है, अल्टरनेटिव, आर्टिफिशियल, रोबोटिक्स तकनीक, AI, ये सभी बातें यहां पर मैंने की। ये मैंने थोड़ा सा आउटलाइन बनाया सोच के बैठ के थोड़ी देर के लिए। जब मेरे पास आउटलाइन बन गई तो मैं उस आउटलाइन को देख देख कर क्या स्टार्ट किया मैंने ऐसे लिखना। तो आपको क्या करना है, कभी भी जब ऐसे आए, ये टॉपिक लिखा आपने, और टॉपिक लिखने के बाद ऐसे नहीं लिखना है कभी भी कि पहले हम ऐसे लिखें या कोई स्टार बनाएं या पॉइंटों में लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ना ही ऐसे में आपको कोई डायग्राम बनाना है, ना ही कोई फ्लो चार्ट बनाना है, ना ही नंबरिंग देनी है, ये सभी नहीं होता। ये सब जब मैंने पहली बार ऐसे लिखा था तो मेरे साथ बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुई थी। मैंने जब सब ये ऐसा किया तो मेरे टोटल मार्क्स ही 80 आए फर्स्ट ऐसे में, दोनों को मिलाकर 40-40। वो भी 40-40 में मुझे इसलिए दे दिया कि मेरा जो कंटेंट था वो बहुत जबरदस्त था, इसीलिए मुझे 80 मार्क्स दे दिए दृष्टि जैसे इंस्टीट्यूट में। अदरवाइज कोई और होता, कंटेंट सही नहीं लिखता तो 20 से 30 मार्क्स में समेट देते ऐसे को। क्योंकि मैंने क्या किया था, जो फर्स्ट ऐसे लिखा था उसको भी आपको दिखाएंगे बाद में, उसमें मैंने पॉइंट्स लिखे, जस्ट GS की तरह फ्लो चार्ट्स बना दिए, वहां पर भारत का मैप बना दिया। जैसे मैंने एक अपना जो एक फ्लो चार्ट था, या हमने जो रफली बनाया है पहले पेज पर, उसको मैंने मेन कॉपी में लिख दिया। ये सभी हमको नहीं करना है। हमको ऐसे में कोई हेडिंग्स वगैरह बार बार नहीं देनी है, ऐसे एक फ्लो में चलेगा, पैराग्राफ में चलेगा, ये हम देखेंगे। तो हमने जस्ट क्या किया, एक टॉपिक डाला। टॉपिक के बाद हमने क्या किया, जस्ट लिखना है हमको कि वर्तमान समय में पूरे विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। औद्योगिक काल से पूर्व पृथ्वी का पर्यावरण स्थिर और स्वच्छ था, परंतु औद्योगिक काल के बाद से देशों के बीच आर्थिक विकास को लेकर होड़ मच गई। ठीक है, पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को ही बदल दिया इसने। पृथ्वी के मानव संसाधन के पोषण के लिए सस्टेनेबल रूप से पर्याप्त थे, परंतु इसके बाद अति दोहन मानव का जीवन खतरे में पड़ गया। अब यह बताना है कि जलवायु परिवर्तन, अब यहां क्या करना है, जब आप एक पैराग्राफ लिखे, एक पैराग्राफ में 8 से 10 लाइन हो काफी है, उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। जब भी पैराग्राफ चेंज होगा तो हमेशा जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा है उससे दूसरा लिंक होना चाहिए। हम पैराग्राफ का जब एंडिंग करते हैं तो इस टाइप से एंडिंग करें कि जैसे एग्जामिनर पढ़ रहा हो तो उसको लगे कि अब आगे इसी से संबंधित बात आएगी। मैंने जलवायु परिवर्तन से स्टार्ट किया, अगेन मैं जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान, अगेन जलवायु परिवर्तन ही चल रहा है। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, एक प्रस्तावना लिखनी है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। फिर जलवायु परिवर्तन का इंडिया पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस किस रूप में प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे साथ, फिर उस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रावधान है और फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ऐसा कंक्लूजन करके आप समाप्त कर सकते हो। अब यहां पर किसी भाग में सूखा, अब मुझे बताना पड़ रहा है कि जलवायु परिवर्तन क्या है और क्या सही में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बारंबारता बढ़ रही है, तूफान का नाम ले लिया, ओजोन परत का नाम ले लिया हमने, फिर इसका विपरीत प्रभाव विकासशील गरीब देशों पर ज्यादा पड़ रहा है, तकनीकी मानवीय पक्षों को लेकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मजबूत नहीं होते हैं, भारत भी इसमें सम्मिलित है। फिर यहां पर जो इंपॉर्टेंट मैंने डायग्राम बनाया था कि भारत क्यों सुनम्य है, कि भारत का भौगोलिक परिवेश, भारत का विकासशील देश के रूप में होना भारत को जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक सुनम्य बनाता है, क्योंकि दक्षिणी भारत में एक लंबी तटीय रेखा है, बाढ़ के लिए अधिक उपयुक्त संवेदनशील है, पश्चिमी भाग जो सूखा, उत्तरी पश्चिमी भाग या पर्वतीय होने के कारण बाढ़ भूस्खलन अधिक आता है। अब क्या करेंगे कि ये तो मैं बोल रहा हूं ऐसा, लेकिन अब एक रिपोर्ट डाल देनी है कि रिपोर्ट जैसे डालेंगे तो ऑथेंटिफाई हो जाएगा, साथ में करंट भी जुड़ जाएगा कि सही में भारत सुनम्य है। तो ऐसे मामले में हाल ही में IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर मैं बोल रहा हूं कि आप अगर इंग्लिश लिखते हो बीच में IPCC तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने एक बार भी नहीं कहा मुझे कि इंग्लिश आप यूज मत करो, कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला। सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पर कि इस बिंदु को और थोड़ा स्पष्ट करें, इन्होंने आगे शायद पढ़ा नहीं होगा, मैंने स्पष्ट भी किया है। साथ में यूनेस्को IPCC की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये सभी मैंने 1.5 डिग्री तापमान पर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में भयंकर लू का प्रकोप रहेगा, ये सभी मैंने यहां पर लिख दिया। हमारे लिए एक चिंता का विषय है, इतना छोड़ दिया मैंने करके। फिर मैंने जोड़ा है कि चूंकि जलवायु परिवर्तन का किसी एक देश से संबंध न होकर संपूर्ण विश्व से है, इसलिए भारत का जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पूरे विश्व के साथ एक समग्र नीति के साथ काम करना
होगा, ऐसे कर करके हमको चलना होगा। भारत के लिए जलवायु परिवर्तन क्यों डेंजरस है? भारतीय जलवायु जलवायु मानसूनी होने के कारण भारतीय कृषि का मानसून पर लगभग 60%। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि फिर यहाँ पर आधुनिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में लाओ। उसके बाद सिंचाई के लिए आधुनिक सिंचाई प्रणाली होनी चाहिए, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा जल को इकट्ठा कर उसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसे भेज सके, किसानों को जल संरक्षण के लिए कैसे जागरूक करें। ये सभी बीच बीच में बातें। सूखे से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कई फसलों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब गवर्नमेंट की योजना आ गई है। वाटर से डेवलपमेंट योजना, पानी फाउंडेशन, देखो अभिनव भारत, राजेंद्र सिंह। तो ये हमारे को अगर पता रहती है करंट की चीजें तो हम इसमें लिख सकते हैं। यहां पर भारत का उत्तरी पूर्वी भारत और तटीय भाग बाढ़ सुनामी के लिए अधिक संवेदनशील है। ये सभी बातें हमने लिखी। बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु में बाढ़ की समस्या रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए आधुनिक तकनीक से छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये सभी बातें हम लिख सकते हैं पूरा यहां पर। उसके बाद हम देखो साइंस टेक को कैसे यूज किया। कार्टोसैट सीरीज के उपग्रह इसके उपयोग किए जा रहे हैं किसको, बाढ़ के रोकने के लिए। तो ये हमने साइंस वाला यूटिलाइज कर लिया। अंतर्देशीय नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, जल की मात्रा की सही जानकारी के लिए ऊंचाई वाले देशों जैसे चीन के साथ हमने समग्र समझौते की जरूरत है। इस दिशा में सरकार के प्रयास सकारात्मक रहे हैं। हाल ही में चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र और सियांग नदी के जल की मात्रा का डाटा शेयर, तो ये आपका करंट जोड़ दिया है इससे। अरुणाचल प्रदेश मीन्स आपको आईआर का भी नॉलेज है, मीन्स आप आईआर का भी नॉलेज है, आपको करंट साइंस का भी नॉलेज है। इन सभी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथ ही में आपको जो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी नॉलेज है। पर्यावरण क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये भी आपको पता है। कोस्टल एरिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने लगाया है, पूरी तरह लागू किया जाना एक सकारात्मक कदम हो सकता है। मीन्स आप करंट से भी जुड़े हुए हो। हर इसी छोटे से एक निबंध में क्या लिखा हुआ था, केवल एक छोटा सा पॉइंट, मतलब एक सेंटेंस, उससे आप सब चीजों को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे में। हाल ही में उड़ीसा में ऐसा किया गया है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाला भूस्खलन एक प्रमुख समस्या। एक एक समस्या लो, उसका समाधान बताते चलो कहां से वो रिलेटेड है। फिर ऐसे क्षेत्रों में वनारोपण अधिक करना चाहिए, कंटूर बना कर खेती करनी चाहिए। भारत में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ने वाले तापमान से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, अब यहां पर स्वच्छ ऊर्जा आ गया। पेरिस क्लाइमेट समिट आ गई। हमने क्या किया है, आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसके तहत हमने 100 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा पर जोर दिया है। बायोफ्यूल पॉलिसी लिख दिया मैंने, उज्ज्वला स्कीम। तो ये सब आप लिख देना है, एक एक स्कीम्स का नाम, हर एक पॉइंट्स गिनाओगे, प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन। भारत को जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए लोगों को सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें अब यहां पर कम्युनिटी आ गया, आपने लोगों को भी यहां इंक्लूड कर लिया, संवेदनशील जितने भी हैं उनको। जलवायु परिवर्तन की सहायता के लिए भारत को बिम्स्टेक, BBIN, ब्रिक्स आदि की सहायता लेनी चाहिए। तो यहां पर आपने IR, इन ग्रुपिंग की भी महत्व बता दिया। छोटे से देखो कितना आपका डायमेंशन चल रहा है। साइंस टेक, आपका IR, उसके बाद जितने भी ग्रुप हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके लिए, हमारा कौन सा देश का कौन सा पार्ट है, उसमें कौन सी समस्या है, ये सभी आपको क्या करना है। उसके बाद आधुनिक तकनीक कौन कौन सी है, जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन की हानियों को रोकने के प्रभाव उपयोग किया जा सकता है। जैसे जंगल की आग बुझाने में, बाढ़ से संबंधित डाटा एकत्रित करने में, किसी भी स्थान का तापमान और प्रदूषण नापने के लिए रोबोटिक्स और AI का उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा AI पर समग्र नीति जारी की गई है, तो यह आपको पता होना चाहिए था। साथ ही में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान, आउटसोर्सिंग और उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत में कोस्टल एरिया में सुनामी और तूफान के लिए संवेदनशील है, अतः इस भाग में ऐसे नुकसानों से बचने के लिए मोबाइल फोन, व्हाट्सएप मैसेज का उपयोग किया जा सकता है, ना कि सिर्फ व्हाट्सएप और मोबाइल चिट चैट के लिए हो। मछुआरे समय के साथ सतर्क हो जाएं। इस तकनीक का उपयोग उड़ीसा और कई अन्य राज्य की सरकारों द्वारा किया जा रहा है। आप लिख सकते हो, एग्जामिनर को थोड़ी नहीं पता है कि ये उपयोग हो रहा है या नहीं। आप अपने दिमाग से भी कहीं ना कहीं कुछ सेंटेंस जोड़ सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लगे कि आप पागल बना रहे हो एग्जामिनर को। बस लगना चाहिए इफेक्टिव, कॉन्फिडेंस के साथ जो भी लिखोगे वो सही होता है। फिर यहां पर कौन कौन से समझौते हुए हैं। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, ये आपको बताना पड़ेगा कि केवल इंडिया की समस्या नहीं है। तो इसमें कौन कौन से समझौते हुए हैं ये सभी आपको, कोई सा भी समझौता आपको पता है तो आप लिख सकते हो। क्या पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, किगाली समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आदि का पालन नहीं किया जाना चाहिए।
पालन किया जाना चाहिए, ठीक है, और प्रभावी लागू किया जाना चाहिए। पेरिस समझौते के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। देशों के बीच तकनीकी ट्रांसफर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन को लेकर 2008 में जारी नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज एंड पेरिस क्लाइमेट के साथ आईएनडीसी का प्रभावी रूप से लागू करना सराहनीय प्रयास है। अब देखो, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की प्रगति सराहनीय है। भारत में सभी समझौतों के लिए एक समग्र नीति बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, और जिससे अब एक कंक्लूजन के साथ मैंने खत्म कर दिया। यहां इन्होंने लिखा गुड और इन्होंने मार्क्स दिया 70। अब अगेन शुरुआत से चलते हैं, मैं एक एक पेज को आपको दिखाता हूं ताकि आप पढ़ो तो आपको ईजी लगे, इसको पढ़ सकते हो आप। यहां पर फर्स्ट निबंध हमने लिया है, तो वर्तमान समय में धीरे धीरे चला रहा हूं ताकि आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। आप इसको देखते रहना। सेकंड पेज यहां पर हमने लिखा है, तो ये देखना, यहां पर एक पैराग्राफ लिखा ओजोन परत से संबंधित, फिर हमने दूसरा पैराग्राफ छोटा सा लिखा है। अगेन हमने एक रिपोर्ट का नाम दर्ज करवा दिया कि कौन सी रिपोर्ट आई है, हाल ही में आईपीसीसी की रिपोर्ट। फिर इसको करके फिर एक पैराग्राफ मैंने खत्म किया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है, चूंकि जलवायु परिवर्तन किसी एक देश से संबंधित ना होकर ये सभी, अब ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा चला है, तो पैराग्राफ अगर बड़ा भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सूखे से निपटने के लिए एक पैराग्राफ फिट कर दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, ये बहुत बार पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बाद एक एक जगह पता करना है कि कहां कहां पर कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके साथ हमने इसको समाप्त किया। चाइना के साथ कौन कौन से समझौते हो सकते हैं, डाटा शेयर कहां कहां किया जा रहा है। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट के साथ इस टॉपिक को पूरा अटैच किया है। कोस्टल एरिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरह लागू किया जाना चाहिए, इसको हमने लिखा। फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, पर्वतीय इलाकों की समस्या को कैसे सोल्व किया जाना चाहिए, ये हमने लिखा। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ने वाला तापमान से निपटने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, बायोफ्यूल पॉलिसी क्या है, ये हमने ले लिया। उसके बाद 2003 तक सभी मोटर कार उत्पादन इकाइयां इलेक्ट्रिक इंजन, ये हमने किया है, तो इसको भी लिख दिया। अगेन ये आगे बार बार देखो, आपको क्या है, पैराग्राफ हमने चेंज किए हैं। यहां पर IR का मुद्दा आ गया, तो IR को भी इसमें क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं हम। उसके बाद यहां पर जो साइंस टेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें, आधुनिक तकनीकें, उसके बारे में हमने लिखा है। यहां पर पूरा वही चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नीति आयोग। कोस्टल एरिया, अगेन एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज टेक्नोलॉजी यहां पर आ गई है, ये भी तकनीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, फोन, सब। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, तो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस को भी यहां दर्शा दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा फंड बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तो प्रीमियम क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, ये आ गया कंक्लूजन। अब इसमें 70 मार्क्स मिले हैं, मीन्स 125 में से 70, मीन्स मोर देन 50%, मोर देन 50%, मीन्स 55 और 60 से भी ज्यादा ही है। मीन्स अब यहां और क्या काम करना चाहिए था हमको, स्टडी विद PN शर्मा रफ था। अगर आपके कोई भी फ्रेंड हो तो जरूर आप शेयर कीजिएगा। अब मैं यहां बताता हूं आपको कि हमको यहां पर 80 तक मार्क्स मिल सकते थे, 10 मार्क्स यहां और प्लस हो सकते थे। समझ रहे हो कैसे? हमने जितना भी पूरा ऐसे लिखा है उसमें हमने कहीं भी किसी बड़े कोटेशन, मीन्स कोटेशन हमने यूज नहीं किया, कोई दोहा हम यूज कर देते। किसी के द्वारा गांधी जी ने प्रकृति के लिए क्या कहा कि प्रकृति मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है, लेकिन उसको लालच को पूर्ति नहीं कर सकती। तो 2 या 3 अच्छे अच्छे महात्माओं की कोटेशन लिख देते, 2-3 बीच बीच में दोहे लिख देते, और एक छोटी सी कोई कहानी लिख देते कि कोई किसी ने कुछ अच्छा किया है क्या, एग्जाम्पल इंडिया का। ऐसा करके 2-3 अच्छे अच्छे लोगों की बातें लिख दी, 2-3-4 दोहे लिख दिए। ऐसा करके हम 6 से 7 अंक या 10 अंक तक हम बढ़ा सकते थे। हमने डायरेक्टली सारे पैराग्राफ में लिखा है, तो ये एक आप इंक्लूड कर सकते हो। अब ऐसे के बीच में हमको क्या है, पहले हमको कम से कम 15 से 20 मिनट का एक आउटलाइन बना लेना चाहिए, ऐसे कैसे लिखना है, पॉइंट्स क्या क्या लिखना है, प्रस्तावना में हमको क्या लिखना है, उसको पहले दर्शाना है कि क्या सही है, उसके बाद कारण क्या है, उसके समाधान क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं और आगे क्या कर देना चाहिए हमको। ये करके हम ऐसे को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही में दोहे, कोटेशन, किसी ने क्या बोला, फिलोसोफर ने क्या बोला, और जो दोहे वगैरह बनाओ वो आप बैठे बैठे खुद बना सकते हो। आगे हम देखेंगे कि मैंने खुद ने कैसे बनाए हैं, इसमें ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप, जब मैं पूरे ऐसे आपके लिए डालूंगा
उन सभी एसेज को जब धीरे धीरे आप देखोगे, खुद लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करंट का यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ स्टैटिक विषयों का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको ऐसे के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, करंट जो न्यूज़पेपर है उस पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। फिर जीएस सब्जेक्ट जितने भी है उनका अच्छे से सब्जेक्ट करना पड़ेगा, चाहे साइंस हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, उन सभी को आप जब पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा। करंट से हमेशा जुड़ाव रहेगा कि कहाँ पर कौन सी पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट आया है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स आई है, उन सभी को यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ में आईआर, वही करंट का विषय आ जाता है कि आईआर में कौन कौन से प्रावधान चल रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत हो रही है, ये सभी हम ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे जाकर हम एक बेटर ऐसे लिख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8448707667। और एक मेरा चैनल भी है टेलीग्राम का, स्टडी विथ पीएन शर्मा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इसी ऐसे की पीडीएफ के लिए, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, मुझे हैप्पी फील होगा, मैं खुश होऊंगा। आप जरूर इसको फॉलो करो और ऐसे ऐसे लिखने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। सेकंड जो ऐसे है वो भी हम अपलोड करेंगे, क्योंकि सेकंड ऐसे है वो आधुनिक नैतिकता से संबंधित है। उसमें कैसे कैसे मैंने मीन्स जो सब्जेक्ट है, अब वो स्टैटिक विषय है, तो उसमें कैसे हम फिलोसफिकल थ्योरी में कैसे सब्जेक्ट का यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका हम एक वीडियो बनाकर उसका भी डालेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना। आपके कोई फ्रेंड्स हो, आप अगर सहायता करना चाहते हो उनकी, तो आप इसको जरूर शेयर करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच विथ पीएन शर्मा।